स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अभी बुल्ढाना में स्कूली बच्चों के शोषण का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था और एक और ऐसी खबर अब बीड़ से सामने आ रही है। बीड़ के एक आदिवासी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का आरोप है कि उनका शिक्षक उनका यौन शोषण कर रहा था। 53 साल का आरोपी शिक्षक अभी फरार है। बीड़ जिले का ये आवासीय स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए है, लेकिन यहाँ की छात्राओं ने जो खुलासा किया है उससे आदिवासी स्कूलों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली 2 छात्राओं ने एक एनजीओ को खत लिखकर टीचर के छात्राओं को यौन शोषण करने की शिकायत की, जिसे पाकर एनजीओ ने समाज कल्याण विभाग के कुछ सीनियर अफसरों के साथ स्कूल का दौरा किया और छात्राओं की शिकायत सही पाई गई। 2 शिक्षक आहेत की जे त्यांची ड्युटी जेव्हा रात्री लावली जाते त्यावेळेला सकाळी मुलींना सगळे कपडे काढून आंघोळ करायला लावतात। आंघोळ करत असताना स्वतः आंघोळ घालतात। आंघोळ करत असताना घाणेरड्या पद्धतीने ते त्यांच्याशी वागतात। ज्यावेळेला मुली झोपलेल्या असतात त्यावेळी जाऊन त्यांच्या अंगावरचं पांघरून ओढून काढतात। त्यांच्या विचित्र चाळे त्यांच्यासोबत करतात। तिथे दारू आणली जाते। दारू मुलींना सर्व करायला भाग पाडलं जातं। दार बंद करून मुलींच्या सोबत काही घाणेरडे प्रकार होतात ज्या बाबतीत मुली फारशा बोलू शकलेल्या नाहीत। त्यामुळे अत्यंतिक गंभीर अशी परिस्थिती ह्या सिंदफणा प्राथमिक आश्रमशाळेची आहे। मायग्रेट झालेल्या कारखान्यातल्या कामगारांची मुलं आहेत आणि गरिबांची मुलं आहेत आणि त्या मुला-मुलींच्या संदर्भाने होत असलेला हा प्रकार फार भीतीदायक, चीड आणणारा आणि क्लेशकारक आहे। हैरानी की बात यह है कि स्कूल प्रशासन ने खुद हमें बताया कि हॉस्टल में रहने वाली पहली और दूसरी क्लास की बच्चियों को ये टीचर ही नहला धुला कर क्लास के लिए तैयार करता था। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने आरोपी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है और पुलिस से इसकी शिकायत की है, लेकिन आरोपी शिक्षक फरार है। संस्थेचे सचिव राजकुमार पालवे यांनी आम्हाला काल तक्रार दिली की त्यांच्या शाळेमध्ये या प्रकारचा गुन्हा घडलेला आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही विनयभंगाचा व पॉक्सोचा गुन्हा त्या आरोपींवर दाखल केलेला आहे। 53 साल के आरोपी शिक्षक का नाम देवराज मस्के है, जो पिछले 17 सालों से स्कूल में पढ़ा रहा है। स्कूल में कोई महिला शिक्षक नहीं है, न ही स्कूल में बच्चियों के लिए अलग से महिला वार्डन है। इस स्कूल में 36 आदिवासी लड़कियां रहकर पढ़ाई करती हैं। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों के माँ बाप गन्ना मजदूर हैं। बीड़ से महेंद्र कुमार मधुकर के साथ आज तक ब्यूरो। बीएमसी चुनाव 21 फरवरी को होना है। आज बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना नेताओं की पहली मीटिंग हुई है। कल फिर से दोनों दलों के गठबंधन को लेकर मीटिंग होने वाली है। सूत्रों की माने तो आज की मीटिंग बेनतीजा रही है। बीजेपी के नेता लगातार बीएमसी में पारदर्शिता का मुद्दा इसमें उठाते रहे। बीजेपी चाहती है कि भारी भरकम बजट वाला बीएमसी में प्रोजेक्ट की ग्लोबल टेंडरिंग हो, जिससे कि जो पारदर्शिता है वो बढ़ सके। जिस पर मीटिंग में शामिल हुए शिवसेना नेताओं का यह कहना था कि इस मसले पर वो पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात करके ही कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। हमारे संवाददाता कमलेश सुतार इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कमलेश, आखिर कल 3 चरणों में मीटिंग होनी है, कल क्या उम्मीद करें, कल क्या निकल पाएगा? कोई आज जैसे बेनतीजा रही है, कल कुछ हल निकलेगा? देखिए नवेद, 21 तारीख तक उन्होंने अपने आप के लिए एक डेडलाइन सेट करी है। तब तक गठबंधन को लेकर फैसला हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है लगता नहीं जल्द फैसला आ पाएगा। आज महज पहला राउंड हुआ है चर्चा का। इसके बाद में कल दूसरा राउंड होगा और कई सारे राउंड होंगे। और हालांकि जो भी नेता डेप्यूट किए गए हैं चर्चा करने के लिए, उनको अधिकार नहीं होगा। आखिरी जो निर्णय होगा वो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लेंगे और शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय जो भी गठबंधन को लेकर होगा उस पर होगा। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, जो महाराष्ट्र में बड़े चुनाव हुए थे 2014 के विधानसभा चुनाव, उस वक्त भी चर्चा का यह सिलसिला कई दिनों तक चला था। उसके बाद में दोनों पार्टियों में गठबंधन नहीं हो पाया था। हाल फिलहाल में ये दोनों पार्टियों का कहना है कि दोनों अगर अलग अलग लड़ती है तो दोनों पार्टियां कम से कम 100 सीटें जीत सकती है। दोनों पार्टियां सीट को लेकर अड़ी हुई है। फिलहाल जो चर्चा चल रही है मुद्दों को लेकर है। जब सीट शेयरिंग का मुद्दा आएगा तब चर्चा में जी कमलेश, मुद्दे भी कई सारे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो सीटों का बंटवारा है। बीजेपी कितनी सीटें मांग रही है? फिलहाल जैसा मैंने कहा, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सर्वे कंडक्ट करने का दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि अगर बीजेपी के कई काडर कहते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर वो अपने बलबूते पर लड़ते हैं तो भाजपा 227 में से कम 100 सीटें जीत सकती है। शिवसेना भी यही दावा कर रही है कि अगर शिवसेना अपने बलबूते पर लड़ती है तो उन्हें 100 से 125 सीटें मिल सकती है 227 सीटों में से। फिलहाल
दोनों पार्टियों का कहना है कि वोटों का डिवीजन टालने के लिए, वोटों का बंटवारा टालने के लिए दोनों को साथ में चुनाव लड़ना होगा। इसको लेकर अब फैसला होगा। भाजपा का कहना है कि कम से कम 105 सीटें मिलनी चाहिए। शिवसेना हालांकि इस आंकड़े पर अड़ी हुई है, हाथ खड़े कर दिए शिवसेना ने, 105 सीटें नहीं दे सकती। 227 में से किस तरह से अभी दोनों पार्टियों का बंटवारा होगा, इसको लेकर जद्दोजहद होगी। जी, जो डेडलाइन है 21 तारीख की, क्या माने कि तब तक ये सारे मसले सुलझा लिए जाएंगे? जी, 27 तारीख से जो है नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना शुरू हो जाएगा। जो फॉर्म्स भरने 27 तारीख को शुरू हो जाएंगे, तो उसके पहले दोनों पार्टियों को फैसला ही लेना होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को अपने अपने फॉर्म भरने होंगे। और मसला सिर्फ बीएमसी तक ही सीमित है। महाराष्ट्र में 10 और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने, नगर निगम के चुनाव होने, नासिक हो, पुणे हो, नागपुर हो, ऐसे बड़े शहरों के चुनाव इनके साथ भी हो गए, तो सभी पर फैसला लगभग इनको करना होगा। लेकिन सबसे अगर इंपॉर्टेंट इनके लिए अलायंस होगा तो मुंबई में होगा। जी, अगर गठबंधन नहीं होता है तो कौन सी पार्टी घाटे में दिखाई देती है? फिलहाल इस पर तो कोई भी राय देना राजनीतिक समझदारी नहीं होगी। दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत मुंबई में आजमा चुकी है। हालांकि अगर 2014 की हम बात करें तो 2014 के असेंबली चुनाव में कई सारे ऐसे बीएमसी के वार्ड थे जहां पर भाजपा आगे थी। बीजेपी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी की तौर पर उभर कर सामने आई थी, और इसीलिए ये लगता है फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि उन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए गठबंधन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी के लिए। तो आज की बैठक बेनतीजा रही है। कल उम्मीद की जा रही है कि कोई हल निकले, लेकिन अभी कई सारे चरण चलने और आखिरी फैसला दोनों पार्टी के प्रमुख को लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म दंगल में पहलवान गीता फोगाट की मजबूत भूमिका निभाने वाली कश्मीरी लड़की जायरा वसीम निजी जिंदगी में दबाव में आती दिखाई दे रही हैं। जायरा ने सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा पोस्ट किया है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मिलने के बाद उन पर सोशल मीडिया में काफी हमले हो रहे थे। जायरा इस साल अगस्त में आमिर की दूसरी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में भी दिखाई देंगी। सोशल मीडिया में माफीनामा पोस्ट करने के बाद खलबली मच गई। पहले देखिए फेसबुक पर क्षमा याचना में उन्होंने क्या लिखा। हाल के दिनों में मैं जिन लोगों से मिली हूँ उसे कुछ लोगों को बुरा लगा है। मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा उन्हें दुख पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उनके सेंटिमेंट का सम्मान करती हूँ, खासकर वो सब कुछ जो पिछले 6 महीनों के दौरान हुआ। दरअसल दंगल की जबरदस्त सफलता के बाद जायरा वसीम ने जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी। बस यही मुलाकात अलगाववादियों को अखर गई। माफीनामे के अगले अंश में उनका डर छलकता है, उनकी परेशानी दिखती है। वो रोल मॉडल की तरह खुद को पेश करने से भी बचना चाह रही हैं। मुझे कश्मीरी युवाओं के लिए रोल मॉडल की तरह पेश किया जा रहा है। मैं ये साफ कर दूं कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे कदमों पर चले और मुझे रोल मॉडल समझे। मैं जो कर रही हूँ उस पर फक्र महसूस करती हूँ और युवाओं को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त और इतिहास में भी रोल मॉडल मौजूद है। मुझे रोल मॉडल समझना उनकी बेइज्जती होगी और उनकी बेइज्जती हम सबकी बेइज्जती होगी। इस क्षमा याचना के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में जायरा वसीम की कामयाबी पर मुबारकबाद दी, उन्हें कश्मीर के लिए रोल मॉडल करार दिया। चाहे कल की वो जायरा खान जिसने दंगल फिल्म में बहुत अच्छा रोल किया, हमारे बच्चे दे आर शोइंग एक्सेल कर रहे हैं, पर बदकिस्मती ये है कि हम उनको वो मौका फराहम नहीं कर पा रहे हैं। ये समझना मुश्किल नहीं कि 16 साल की जायरा वसीम पर दबाव कौन डाल रहा है। ये अलगाववादियों की सनक और उनकी घबराहट का सबूत है, जो किसी कश्मीरी युवा को मुख्य धारा से जोड़ने देना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि अगर कश्मीरी युवा नफरत से दूर हो जाए तो उनका डब्बा गोल हो जाएगा, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। रातों रात अपनी परफॉर्मेंस से स्टार बने 31 साल के केदार जाधव के रूप में टीम इंडिया को एक भरोसेमंद ऑलराउंडर मिल गया है। महाराष्ट्र के इस धाकड़ बल्लेबाज ने मुश्किल वक्त में क्रीज पर कदम रखा, लेकिन दबाव में होश नहीं खोया। आज क्रिकेट प्रेमी जाधव के फैन हो चले हैं, लेकिन क्या आपको खुद पता है कि जाधव किसके फैन है? आइए आपको दिखा दें। क्रिकेट के अलावा केदार जाधव में और कई खूबियां हैं। इसके बारे में उसकी जो दोनों बहनें हैं और जीजाजी है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि केदार क्रिकेट खेलने के अलावा अच्छा डांस भी करता है और उसे एक स्टार भी बहुत अच्छा लगता है। ये वो कौन है और किसको फॉलो करता है? वो सलमान खान को फॉलो करता है। एंड इफ यू अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो वो चलता है थोड़ा बहुत उसी के जैसा, तो वो है। एंड उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है जब वो चलता है। तो
तो और जैसे आपने कहा ही लाइक्स टू डांस, जो उसका ये है फेवरेट सॉन्ग्स सेट, तो उसमें सब सॉन्ग सलमान खान के हैं। तो मैंने एक दिन ऐसे ही उसको पूछा कि तुमने सब मूवीज देख लिए क्या सलमान खान के? तो बोला क्या सवाल है ये, ऐसा हो सकता है क्या? तो उसने वो सब मूवीज भी देख लिए हैं और उसको अच्छा और मैंने भी ये देखा है कि वो बहुत बार सलमान खान के सभी मूवीज देखता है, और जो मिस अभी आए तो वो तो देखता है, लेकिन पहले वाले भी उसने देखे हैं। कौन सा ऐसा फेवरेट उसका सॉन्ग है सलमान खान का जो वो डांस करता है जो आपको याद है? उसके वैसे तो बहुत डांस देखे हैं, उसका दबंग देखा है, उड़ उड़ दबंग दबंग, और भी बहुत सारे हैं, मुझे ज्यादातर याद नहीं है। हाँ वैसे करता है सुल्तान में भी जो है बजरंगी भाईजान, वो सभी डांस है जो मैंने देखे है जो करता है। और वैसे भी हर एक कौन सा भी आप सॉन्ग लो उस पे वो डांस करता है। सैराट में जिंग जिंग जिंगाट, उस पे भी उस दिन हमने मीराया का बर्थडे में लगाया था, उस दिन भी डांस किया हम लोगों ने। केदार की कौन सी मैच आपको या कौन सा पारी अच्छी लगी सबसे? सबसे पारी अच्छी तो कल की रहेगी, लेकिन उससे पहले भी तो उसने जो त्रिशतक लगाया उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी में, उससे उसके टर्निंग पॉइंट मिल गया, मतलब उससे इंटरनेशनल के। और उसके बाद आईपीएल और जो उसका स्टेमिना वनडे में, जो अटैकिंग उसका नेचर है, उसके वजह से उसको वनडे में और T20 में मिल गया चांस, और वो मिलता ही रहेगा। तो ये थे केदार के परिवार वाले, जिनका ये कहना है कि क्रिकेट तो बेहतरीन खेलता ही है, देश के लिए एक नया सितारा सामने आया, लेकिन इस सितारे को बॉलीवुड का सितारा अच्छा लगता है, वो है सलमान खान यानी दबंग यानी बजरंगी भाईजान। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर रहेगा जारी। आप देखते रहिए आज तक।